शीर्ष नेतृत्व से मिलने और प्रत्याशी घोषित करने के लिए यहाँ जमे हुए हैं और लोग भी यहाँ जमे हुए हैं। मैं तिवारी जी से जानना चाहता हूँ कि आखिर आप भाजपा से ही अपनी दावेदारी भदोही संसदीय सीट से क्यों करना चाहते हैं? सत्यमेव जयते। आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक है। उसका उत्तर यह है कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ हमको अपने राष्ट्र और धर्म की शिक्षा मिली है। संघ का बाल स्वयं सेवक हूँ और प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आदर्श गांव की संकल्पना रखा था देश के सामने। प्रधानमंत्री जी के आदर्श गांव की संकल्पना को साकार करने के लिए हम भाजपा में अपनी संसदीय सीट से दावेदारी किन मुद्दों पे अपनी दावेदारी पेश करते हैं? किन भदोही आप एक संसद के रूप में माननीय सांसद के रूप में मान लीजिए कि हो गए तो आप उसका विकास या भदोही संसदीय क्षेत्र को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं? आपके पास क्या कार्य है? भदोही के लिए हमारे पास जो हम लोगों ने तय किया है, टीम ने घूम घूम करके गांव में लगभग 15 बिंदु हैं जिसको हम लोग रखेंगे और जिसके लिए सरकार से बात करेंगे और वहाँ की योजनाएं लाएंगे। पहली बिंदु योजना जो हमारी होगी एक सांसद के रूप में जहाँ से आरंभ करेंगे और जो प्रधानमंत्री जी के आदर्श गांव के सपने को साकार करेगा, जो बाद में भारत के अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए उदाहरण बनेगा, वह यह होगा कि भदोही के 1000 गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ रहते हैं लोग, भूमि वाले हैं, भूमिहीन हैं, उनके घरों के आसपास 5 प्रकार के शाक, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के शाक औषधियाँ, इनको हम समृद्ध करेंगे, लगवाएंगे। सांसद निधि से ऐसी पौधशालाएं ऐसे निःशुल्क और नाम मात्र के शुल्क पर यह संभव करके दिखाएंगे। लोगों का जीवन स्तर बढ़े, गरीब से गरीब बच्चे जब आप हाथ उठाएं और फल खाएं, ये स्थिति आए भदोही में। जब आप इस स्तर पे करेंगे तो व्यावसायिक शिक्षा, इस प्रकार के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला की आवश्यकता होगी जी। उसके लिए क्या करेंगे? उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो आप बाहर से कराएंगे कि अपने क्षेत्र में हमारे इसका पास निर्माण कराएंगे? चूँकि मैं स्वयं अधिकारी रहा हूँ और जानता हूँ कि सरकार के पास जितने प्रकार के कार्य होते हैं, हर कार्य के विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं। जिला उद्यान अधिकारी होते हैं, कृषि अधिकारी होते हैं, प्रशिक्षण के अधिकारी होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। प्रश्न यह है कि आप रचना कैसे कर सकते हैं, कैसा लोगों को साथ ले सकते हैं। तो हम चूँकि स्वयं डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और जिला स्तर पर अधिकांश अधिकारी इसी स्तर के होते हैं, तो उनके साथ तालमेल बना करके जो संसाधन आते हैं और केवल तकनीकी प्रक्रिया में उलझ के रह जाते हैं, उनके साथ प्रशासन को, समाज को, जनता को जोड़ना, साथ में लेकर के बैठना और इन गाँव में जो आवश्यकताएं, समस्याएं हैं, जैसे कि 11 विकास खंड है भदोही लोकसभा को जो बनाते हैं, 11 विकास खंडों में क्या होना चाहिए? खेल के स्टेडियम होने चाहिए, तरणताल होने चाहिए, वहाँ प्रशिक्षण होना चाहिए और पशु चिकित्सा के केंद्र होने चाहिए। जो गांव की आवश्यकताएं होती हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं, कहाँ जाएं किसान, तो ऐसी जो आवश्यकताएं हैं, उन संसाधनों को जोड़ना, जो कम है उनको नई योजनाओं को प्रस्ताव सरकार को देना, आग्रह करना, अपने तर्क तथ्य समस्याओं को रखना, उनको लाना, ये गाँव के स्तर से आरंभ करके और उसको विकास खंड स्तर पर आकर के, उसके बाद तहसील स्तर पर आकर के कि ITI हो, इसकी हम मांग करेंगे। हमारे युवाओं को कुशलता का प्रशिक्षण प्राप्त हो। प्रधानमंत्री जी कौशल विकास को लेकर के बहुत ही गंभीर और चल रहे हैं, सरकार इस पर काम कर रही है। हम ये कहते हैं कि सामान्य शिक्षा के साथ एक प्राविधिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को, ITI को बढ़ाया जाएगा तो हमारी ये जो बच्चे और जो युवा हैं वो काम के होंगे, वहाँ की उत्पादकता बढ़ाएंगे और हम इन्हीं विधियों से अपने गाँव को विश्व स्तर तक, निर्यात के स्तर तक तकनीकों के और उपकरणों के माध्यम से अपने को समृद्ध करेंगे, निर्यात करेंगे, अपने खाद्य प्रसंस्करण को और अन्य तकनीकी उपायों को हम सफल कर सकेंगे। उस समय अपने युवाओं के हाथ को, दिमाग को लगाएंगे और वहाँ जो आवश्यक होगा उसमें ऊर्जा लगाएंगे, धन लगाएंगे, देश के साधन को खोज करके लाएंगे। इस स्तर से भदोही का विकास होने वाली नहीं है। आय के साधन आप क्षेत्र में कैसे करेंगे? उसमें जैसे किसान हुए, महिलाएं हुई, जब तक इनके आय के साधन ऊंचा नहीं होगा, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, युवाओं का खेल करने से मैं नहीं समझता हूँ कि पूरा विकास संभव है। क्या आप सहमत किससे? आप युवा किसे समझते हैं? सबसे अधिक शक्ति कहीं से आएगी? रचना आएगी, उत्पादन बढ़ेगा, समृद्धि आएगी तो युवाओं से आएगी। युवा माने 15-20 वर्ष की युवक जब शिक्षा पूरी कर लेते हैं और वो काम में लगते हैं, और 45-50 वर्ष के व्यक्ति, आप जानते हैं भारत सबसे युवा राष्ट्र है पूरे विश्व में, और यह जो हमारी क्षमता है उसमें कुछ लोग उच्च शिक्षित होते हैं तो सेवा में जाते हैं, अधिकांश जो उच्च शिक्षा में या अवसर वहाँ नहीं होते हैं तो उनको अवसर कहाँ है? उनको अवसर हमारे उद्योगों में है, उनको अवसर हमारे कृषि में है। और आपने भदोही क्षेत्र के गाँव को भी ये देखा होगा या देश के किसी भी गाँव को देखा उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ आप देखेंगे कि हमारे जो खेत हैं, विशेष करके पूरी उत्तर प्रदेश में खाली रहते हैं या रूखे सूखे रहते हैं या गेहूँ धान की खेती अधिक होती है। और उनमें से जो समर्थ हैं व्यवसाय में या रोजगार में या सरकारी या अन्य किसी सेवा में बाहर रहते हैं, उनके खेतों में
उनके खेतों में ट्रैक्टर बुला करके केवल कुछ बीज छीट कर गेहूँ धान के, और ऐसी कृषि होती, इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? हमारे गांव की आवश्यकता क्या है, एक एक गांव का शोध होगा कि उस गांव में यदि 2000 व्यक्ति रहते हैं तो उनकी आवश्यकताएं क्या है, कितना शाक चाहिए, कितना फल चाहिए, कितना दूध चाहिए, कितना जल चाहिए। इस पर बहुत ही सूक्ष्म प्रबंधन माइक्रो प्लानिंग करेंगे भदोही में, जो पूरे भारत में उदाहरण बनेगा। तो ये जो आवश्यकताएं होगी, व्यक्ति की पहली आवश्यकता है उनको भोजन मिले, वस्त्र मिले, आवास मिले, उसके बाद शिक्षा और चिकित्सा मिले। हम इसकी चिंता करेंगे कि उन्हीं गांवों से कैसे इतना फल फूल शाक हो कि हम उस गांव की आवश्यकता पूरी करेंगे, उसके पश्चात आसपास के बाजार की करेंगे, उस नगर की करेंगे, और उसके बाद निर्यात भी करेंगे इस देश में, और देश के बाहर की भी सोचेंगे। प्रसंस्करण की इकाइयाँ लगेंगी। जो बेरोजगार युवक हैं, हमने जो सर्वेक्षण किया है, एक गांव ये 2000 व्यक्तियों का है, छोटा गांव मध्यम गांव, तो एक परिवार में 5-6 व्यक्ति होते हैं, यानी 400 परिवार थे। 400 परिवारों में 100 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके पास खेत होता है, घर होता है, उनके अपने व्यवसाय कार्य हैं, उनका जीवन स्तर लगभग ठीक है। 100 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि घर है तो खेत नहीं है, या पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं है, जिन्हें आप वंचित कह सकते हैं। उसमें हर जात के आएंगे, दलित भी उसमें दिखाएंगे। बीच में जो बचते हैं उसमें 200 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको वर्ष में 4-6 महीने काम होता है, खेती का समय होता है, बाग का समय होता है, पशुपालन का समय होता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है वर्षा काल आते हैं उनके पास कार्य नहीं होता है। तो यदि हम उनके लिए रोजगार पैदा कर सकें यहाँ वर्ष के 100-200 दिन, और जिनके पास घूम याद साधन नहीं है उनके लिए 300 दिन, तो उसी गांव में इतना कार्य रोजगार निकल सकता है। और देखिए, हमारे खेत और हमारी धरती और प्रकृति है वह साधन है जो हमको आजीवन सदैव के लिए, अनंत काल तक के लिए वो रोजगार दे सकती है। हम जब फैक्ट्री कारखाने लगाते हैं तो 300 करोड़ के फैक्ट्री कारखाने लगाने पे 300 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन यदि अपने खेतों को हम आधुनिक बनाएं, कृषि उपकरण दें, आधुनिक प्रशिक्षण हो, देश में विश्व में क्या हो रहा है, ऐसी हमारी हाईटेक चौपालें हो गाँव में कि इजराइल, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अन्य देश कृषि में क्या कर रहे हैं, हमारे युवक भी उसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, उनको हम उपकरण देंगे, पूंजी देंगे, साधन देंगे, प्रशिक्षण देंगे। विद्यालय में अभी जो पढ़ाई होती है कृषि की, पहले होती थी हम लोगों के समय में, अब नहीं होती है। पुस्तक की पढ़ करके परीक्षा देकर उत्तीर्ण होते हैं। हाई स्कूल तक पढ़ने वाला हमारा बच्चा, ये 3 दिन हम विद्यालय में पढ़ाएं, 3 दिन बच्चों को खेत में ले जाएं, और जो बेरोजगार युवक हैं उन खेतों की हम प्लाटिंग करें। प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून को लाकर के क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रयास किया था, जिसमें जिसे कहें कि राजनीति कहें या उसे समझ की कमी कहें कि विरोध हुआ और कानून वापस हुए। यदि हम इसका एक मध्यम मार्ग लें कि जो लोग गांव में नहीं रहते हैं, उनके खेत हैं 1 एकड़, आधे एकड़, जो भी, यदि उन खेतों को हम सहकारिता में ले सकें, 10 वर्ष के उनको निश्चित करें कि 10,000 रुपये प्रति वर्ष बीघे के अनुसार हम आपके खाते में भेज रहे हैं। ऐसे खेतों पर गाँव के बेरोजगार इच्छुक युवकों को हम लें, तकनीकी प्रशिक्षण वहीं देंगे जो गाँव में तैयार होंगे। उस गाँव में जो हाई स्कूल, इंटर कॉलेज होंगे, वहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी को लाएंगे। ऐसे 3-4 लोगों का जोड़ बनाएंगे। सरकार अभी किसान सम्मान निधि देती है, उन पैसों से उपकरण, तकनीकी प्रशिक्षण, और हर गांव को हम 1 या 2 BSc विद्यार्थी और 1 या 2 बी आर्क ऐसे बच्चों को गांव में लगाएं एक मानदेय पर। तो उस गांव में क्या रचना होनी चाहिए, कब जुताई, कब बुआई, कब सिंचाई, कब कटाई होनी चाहिए, कब प्रसंस्करण होना चाहिए, इसकी पूरी एक नई योजना भारत में चलेगी। और भारत अमेरिका देशों में किसी व्यक्ति के पास अधिक खेत, बड़े फार्म हाउस हैं, हमारे पास नहीं है वो, तो हम अपनी स्थितियों के अनुसार आधुनिकता को अपनाएंगे, तकनीक को अपनाएंगे, प्रशिक्षण को अपनाएंगे, और यह परिवर्तन होगा या तब होगा जब वहाँ का नेता, वहाँ के प्रशासक, समाज, ये सब एक साथ आएंगे, नई योजना के साथ ये परिणाम आएगा, दिखेगा देश में। राजनीति में और इस युग में लोग कहते हैं कि ईमानदारी नहीं हो सकती, मैं कहता हूँ ये संभव है। व्यक्ति की अपनी इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए कि हम सेवा करने आए हैं या उसमें कोई चालाकी है, बात कुछ बना रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। हमारा विषय स्पष्ट है कि भदोही की जो 20 लाख मतदाता हैं, लगभग 35-40 लाख की जनसंख्या है, उनके जीवन स्तर को रचना है। पूरे भदोही का ब्लूप्रिंट हम लोगों ने बना रखा है, और कुछ काम बड़े हैं, 1000 करोड़ रुपए के हैं, कुछ 100 करोड़ रुपए के हैं, कुछ 10 करोड़ के हैं, कुछ 1 करोड़ के हैं, कुछ मस्तिष्क के हैं, कुछ समय के हैं, कुछ श्रम के हैं, कुछ अनुभव बुद्धि के हैं। इन सभी साधनों से हम लोग ये करके दिखाएंगे कि जो नहीं देखा सोचा जाता होगा आज की युग की राजनीति में, वह भदोही में दिखेगा। तो हमारे लिए राजनीति, अन्य नेताओं के लिए जो हो वह जनता देखे और जनता जाने। हमारे लिए स्पष्ट है कि राजनीति हमारे लिए सेवा का विषय है, राजनीति हमारे लिए परिवर्तन का विषय है, राजनीति हमको भारत को परम वैभव तक ले जाने का विषय है। हम लोग संघ में ये प्रशिक्षण पाते हैं, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, अपने भारत राष्ट्र को धरती का सर्वोत्तम राष्ट्र बनाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए तप करेंगे, और तप भी नहीं, ये स्वभाव है, ये पिछले कई जन्मों की यात्रा है, ऐसा समझते हैं। क्योंकि ये केवल इस जन्म का होता तो बड़ा कष्ट होता, लेकिन अनेक 25 वर्षों के अनुभव में साथ में चलते हुए ढंग ढंग के लोग मिले, कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। हमको लगा कि हम अपने लक्ष्य पर ठीक चल रहे हैं। तो हमारा जो प्रशिक्षण है, पीछे की जो पूंजी है, हमको अच्छे नेताओं का साथ संसर्ग आशीर्वाद मिला है, उन सब को लेकर के भदोही में हम ये काम करेंगे। आपने कहा कि भदोही पे आपके दावेदारी का आधार क्या है? हम समझते हैं हमारी ईमानदारी एक दावेदारी है, हमारी उपलब्धता जनता के प्रति दूसरा है, हमारी जनता के प्रति लगाव, आकर्षण। हम ये देखते हैं कि प्रतिदिन हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों से, मैं अधिकारी रहा हूँ, हजारों संबंध मित्र हैं, लेकिन लाखों तो नहीं है।
लेकिन लाखों अपरिचित लोगों का जो नाम सुन करके, काम सुन करके मेरे पास फोन आता है, तो मुझे लगता है वह पार्टी को बल देता है। पार्टी जो ये प्रत्याशी ऊपर जाता है, पार्टी ऊपर कम, कि पार्टी ने यदि किसी प्रत्याशी को अवसर दिया, हम जो है पार्टी हमको अवसर देती है, पार्टी की एक शक्ति है, एक आधार है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी पार्टी में कुछ बढ़ाएं। बाप की कमाई में वह बेटा लायक समझा जाएगा जो कुछ पूंजी बढ़ाए, वह बेटा समझदार योग्य नहीं माना जाएगा जो बाप की पूंजी को खाए और उसको कम कर दे। तो हम भाजपा जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो भारत के धर्म की पार्टी, जो राम की पार्टी है, और हम तो लोग कहते हैं कि अयोध्या में राम, भदोही में श्याम, तो राम श्याम तो भाई भाई, तो हम तो उस विचारधारा से आते हैं कि यदि हमको कोई चीज़ मिलती है तो हम उसको बढ़ा के पार्टी को स्थायित्व दें और आधार दें। पार्टी का जो अपना आकर्षण है, उस आकर्षण में 10 पैसे हम और वृद्धि करें। तो यह कौशल, यह कृपा माँ सरस्वती की, भगवान की, हनुमान जी महाराज की और भी जिन देवी देवताओं का आशीर्वाद वरदान प्राप्त है, मुझे जैसा मन प्राप्त है उसको हम कर सकते हैं। जनता ऐसा मानती है और हमें भी ऐसा विश्वास है, और यह कार्य हमने चूंकि किया है शिक्षा के साथ, प्रशासन के साथ, राजनीति। मैं अधिकारियों का भी अध्यक्ष रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 1320 अधिकारियों का भी उन्होंने, प्रायः लोग कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को कौन पसंद करता है, ऐसा बोल देते हैं अनुभवी लोग। ईमानदार व्यक्ति को लोग ऐसा पसंद करते हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे हों, चाहे प्रमुख सचिव रहे हो, चाहे आयुक्त रहे हो, जो भी रहे हो, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं तो कोई भय नहीं। योजनाएं परिश्रम से करके करोड़ों रुपए का राजस्व बढ़ाते थे तो लोग हमको पसंद करते थे। इस कारण से अधिकारी भी हमको अपना अध्यक्ष बनाते थे कि आप रहेंगे तो योजना और समस्या को अधिकारपूर्वक समय समय पर ऊपर तक रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भदोही की जनता का भाग्य कि वहाँ का बेटा इस समय जो है, भदोही का जो भाई है श्यामधर है, उस श्यामधर तिवारी में के रूप में भदोही को एक अवसर प्राप्त है कि भदोही की जनता की सच्ची सेवा होगी। और पार्टी को ये होगा कि पार्टी को बार बार इधर उधर बाहर देखने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो यह बात आईने की तरह साफ है कि भदोही संसदीय क्षेत्र से दावेदारी करने वाले डॉक्टर श्यामधर तिवारी जी छात्र जीवन से ही राजनीति के अखाड़े में अनुभवशील रहे हैं। न केवल अपने क्षेत्र के बल्कि देश के छात्र संघ बहाल कराने, उनको करने में संघर्ष रहे और ऐतिहासिक कदम भी उठाया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया और एक अधिकारी के रूप में भी इन्होंने बहुत अच्छी छवि अधिकारी रैंक में भी पाया है, आम जनता से भी मिला है। तो उम्मीद है कि इनका व्यक्तित्व अन्य मापदंडों से, तो यह मापदंड इनका दावेदारी तो प्रमुख है कि शिक्षा, समाज की सेवा के क्षेत्र में इनका मजबूत दावेदारी है। और यह स्वाभाविक है कि क्षेत्र के होने के कारण जो इनकी कार्य योजनाएं हैं, संसदीय क्षेत्र का विकास, आम व्यक्ति के आय का साधन बढ़ाने, ये सब योजनाएं इनकी ऐसी हैं कि आने वाले समय में यदि संसदीय क्षेत्र से माननीय बनकर के लोकसभा में पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि एक ऐतिहासिक स्थान प्राप्त कराएगा और ऐतिहासिक पहचान बनाएगा भदोही संसदीय लोग। धन्यवाद।